वेलकम स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम लिया गया है 16 अक्टूबर 2022 को, उस पेपर के हमने जो फर्स्ट 75 क्वेश्चंस थे उनको हमने पार्ट 1 जो हमने वीडियो बनाया था उसमें सोल्व किया था। आज हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम नेक्स्ट जो 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम देखेंगे। इसमें जो आंसर की आरपीएससी के द्वारा जारी की गई हैं उसी के अनुसार सारे आंसर हमारे हैं। तो सबसे आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, 76 जो प्रश्न है, प्राकृतिक वृद्धि दर, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट जो होती हैं गैर आर्थिक कारकों की आपत्ति और अध्ययन के लिए खुली हैं जिनको नजरअंदाज किया गया है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट जो है वो किसके साथ में संबंधित है? हेरोड-डोमर मॉडल के साथ में, ठीक है। हेरोड-डोमर मॉडल में 3 प्रकार की वृद्धि दर की बात की गई थी। एक तो नेचुरल ग्रोथ रेट है, प्राकृतिक वृद्धि दर है, दूसरी हमारी अभिष्ट वृद्धि दर है, वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है, और तीसरी है एक्चुअल, ठीक है, वास्तविक, GN नेचुरल, GA वास्तविक और अभिष्ट वृद्धि दर, ठीक है। इन तीनों वृद्धि दर की बात की गई थी। नेक्स्ट हमारा है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत कहता है, ठीक है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक तो फिशर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था जिसमें विनिमय समीकरण का प्रयोग किया गया था MV बराबर PT, और एक जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है वो एक तरह से क्या बताता है, सामान्य कीमत और मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसमें सीधा संबंध पाया जाता है, ठीक है। सीधा संबंध का मतलब क्या हो गया कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर भी बढ़ेगा और मुद्रा की पूर्ति घटने पर कीमत स्तर भी घट जाता है। इस प्रकार का जो धनात्मक संबंध होता है, सीधा संबंध होता है, उसको बताया गया है। अगला देखिए, वर्ष 2011-12 में तेंदुलकर समिति के अध्ययन के अनुसार भारत में क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में निर्धनता अनुपात कितना था? ठीक है, 2011-12 में तेंदुलकर समिति का जो अध्ययन किया गया था उसमें अनुमान लगाए गए थे। तो उस अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनता थी वो कितनी थी? 25.7%, और शहरी क्षेत्र में कितनी थी? 13.7। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगला देखिए, नीति आयोग जिसका नोडल प्रभारी है वह सूचकांक जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर तथा आवासीय गुणवत्ता के साथ 38 सूचकों में गरीबी का मापन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत में जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा, और इसमें 38 विभिन्न प्रकार के जो सूचक हैं उनको लिया गया है, ठीक है, जिसमें मुख्य कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, आवासीय गुणवत्ता। अगला देखिए, यदि कार्ल पियर्सन का गुणांक, ठीक है, जो सहसंबंध गुणांक का मान है वो कितना दे रखा है? R = 0.9 है, तो यह दर्शाता है। देखिए, जो सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है तो इसकी सीमाओं की अगर हम बात करें तो यदि सहसंबंध गुणांक का मान +0.75 से लेके अगर 1 के बीच में आता है तो इसको कहा जाता है पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा है? 0.9 है, वो इनके बीच में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों चरों के बीच में धनात्मक संबंध है, ठीक है। और धनात्मक में से 0.75 से लेके 1 के बीच में उसको एक तरह से क्या कहा जाता है? उच्च। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सेकंड, उच्च धनात्मक सहसंबंध। अगर सहसंबंध का मान 0.25 से लेके 0.75 के बीच में आता है तो इसको हम क्या कहेंगे? मध्यम धनात्मक सहसंबंध। और अगर सहसंबंध गुणांक का मान 0 से लेके 0.25 के बीच में आता है तो इसको हम क्या कहते हैं? निम्न धनात्मक। और इसी तरीके से अगर यही मान हमारे माइनस में आ जाते हैं तो उसको हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऋणात्मक, मध्यम ऋणात्मक संबंध।
0 से 0.25 अगर माइनस के बीच में तो निम्न ऋणात्मक, और अगर -0.75 से लेके -1 के बीच में आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उच्च ऋणात्मक। और अगर हमारा आंसर आ जाता है सहसंबंध गुणांक का मान -1 तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण ऋणात्मक। और +1 अगर आ जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। और 0 अगर आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया, दोनों श्रेणियों के बीच में किसी प्रकार का कोई सहसंबंध नहीं है। अगला देखिए, देश में मुद्रा की पूर्ति में कमी हेतु आरबीआई, ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति अगर बढ़ जाती है या कम होती है तो दोनों ही स्थितियां अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती हैं। अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो क्या होगा, मुद्रास्फीति, महंगाई की स्थिति आ जाएगी। और इससे निपटने के लिए जो रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, अपनी मौद्रिक नीति में परिवर्तन करता है। और मौद्रिक नीति में वो क्या करेगा, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा। खुले बाजार में प्रतिभूतियां विक्रय करने का मतलब लोग अगर उनको खरीदेंगे तो लोगों अर्थव्यवस्था में जो अतिरिक्त पैसा है वो कहां पे आ जाएगा, बैंकिंग प्रणाली के पास में आ जाएगा। और अर्थव्यवस्था में चलन में जो मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, कम। तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, एक मॉडल का नाम पूछा हुआ है, इस मान्यता पे आधारित है कि आय का निर्धारण गुणक के माध्यम से निवेश द्वारा होता है। तो देखिए हेरोड डोमर मॉडल की अगर हम बात करें तो जो डोमर थे उन्होंने गुणक का प्रयोग किया था, और हेरोड मॉडल में एक तरह से त्वरक का प्रयोग किया गया है, एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो मल्टीप्लायर जो है वो डोमर के मॉडल के साथ में संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा। अगला देखिए, व्यापार चक्र परिवर्तन के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है। व्यापार चक्रों के कारण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आता रहता है तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होगी। जैसे कि तेजी की स्थिति है उसमें रोजगार मिल गया है, मंदी की स्थिति है उसमें बेरोजगारी फैल गई है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आगम वक्र का दूसरा नाम है। देखिए आगम वक्र जो रेवेन्यू कर्व है हमारे, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में अगर हम देखें ये हमारा एआर वक्र है, तो इसी एआर वक्र को क्या कहा जाता है, मांग वक्र भी कहा जाता है। एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा और एकाधिकार में जो एआर वक्र है वो नीचे की ओर गिरता होता है, जो मांग को भी दर्शाता है क्योंकि ये कीमत और मात्रा के बीच में संबंध को दर्शाते हैं। तो जो औसत आगम वक्र है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, वो मांग वक्र भी हम उनको कह सकते हैं, डिमांड कर्व। अगला देखिए, वर्ष 2020-21 में बड़े उत्पादकों में राजस्थान ने किस फसल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजस्थान का जो आर्थिक सर्वे आप देखेंगे उसके अनुसार अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट। अगला देखिए, 2011 की जो जनगणना उसके बारे में है, में निम्न जिला समूह 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिंगानुपात में अधिकतम गिरावट किस में आई है। कौन से जिलों में लिंगानुपात में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं। और जो आंकड़े हैं वो हमारे कौन से हैं, 2011 की जनगणना के। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, डूंगरपुर, जयपुर, सीकर, राजसमंद और टोंक। अगला देखिए, राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी रही है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दशकीय वृद्धि दर है, ठीक है। 2001 से 2011 में जो जनसंख्या बढ़ी है वो कितनी है, 21.3%। अगला है, हमारे उपभोग से बाह्य लागत दूसरे भुगतान करते हैं, ठीक है। हम किन्हीं वस्तुओं का अगर प्रयोग करते हैं तो उससे दूसरों को जो नुकसान होता है, दूसरों को जो लागत उठानी पड़ती है वो एक तरह से क्या होगी, ऋणात्मक बाह्यता हम उनको कहेंगे। और उपयोग कर रहे हैं, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला देखिए, निवेश जो एक फर्म या व्यक्ति द्वारा अन्य किसी देश में व्यापार में रुचि हेतु किया जाता है कहलाता है। एक देश के द्वारा दूसरे देश में जो निवेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जिसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन तीसरा।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 का पूछा हुआ है सर्वाधिक है। ठीक है, 10 वर्षों में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कौन से जिले की सबसे ज्यादा है? तो आपका करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? बाड़मेर। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, सिलेबस में, इसलिए। अगला है, एकाधिकार बाजार में संतुलन हेतु द्विशर्तें हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हो, एकाधिकार हो या एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा हो, इसमें जो संतुलन होता है, संतुलन की जो पहली शर्त होती है वो क्या होती है? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। सीमांत आगम और सीमांत लागत क्या होनी चाहिए? बराबर होने चाहिए। और दूसरा, जो सीमांत लागत वक्र है, ठीक है, वो मार्जिनल रेवेन्यू सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर काटें, वहां पे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो यहां पे अगर हम देखें तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सीमांत लागत और सीमांत आगम बराबर हो और सीमांत लागत वक्र जो है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। ठीक है, अगर हम पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण लेके देखें तो ये पूर्ण प्रतियोगिता में हमारा AR इक्वल टू MR है। ठीक है, MR वक्र भी यही है और सीमांत लागत वक्र हमारा ये जा रहा है। तो देखिए, संतुलन की जो शर्तें हैं, पहली शर्त तो हमारी दो जगह पूरी हो रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बराबर हैं और यहाँ पे भी बराबर है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है कि जो सीमांत लागत वक्र है वो सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। मतलब इस जगह देखिए ये वाली स्थिति, जो ये ई बिंदु हमारा है, यहाँ पे एक तरह से क्या होगा? संतुलन होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, सीखने का जो स्टेटस है वो नहीं आता है। अगला देखिए, निम्न मदों में से साधन भुगतान नहीं है। ठीक है, साधन भुगतान क्या होता है? उत्पादन के जो साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, ये अपनी सेवाएं जब देते हैं उत्पादन प्रक्रिया में तो इनको जो भी भुगतान किया जाता है उन सबको हम क्या कहेंगे? साधन भुगतान। बिना काम के जो भुगतान किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान। तो सैन्य कर्मियों की वर्दी निःशुल्क प्रदान करने की किया गया है, ये साधन भुगतान में आएगा। सांसदों का वेतन आएगा। मकान मालिक द्वारा आरोपित किराया स्वयं के मकान का हो, ये भी आएगा। विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप, ठीक है, इनका विद्यार्थियों का उत्पादन प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं है, कोई नई आय का सृजन नहीं हुआ है, नया कोई उत्पादन कार्य नहीं किया गया है। तो जो स्कॉलरशिप होती हैं विद्यार्थियों की, छात्रवृत्ति, वो साधन भुगतान में नहीं आएगा। बेरोजगारी भत्ता हो गया जैसे, वो भी साधन भुगतान नहीं होता है। अगला है, M2 मुद्रा में शामिल हैं। ठीक है, M2 मुद्रा का मतलब क्या हो गया? M1 प्लस डाकघरों की बचत जमाएं जो होती हैं पोस्ट ऑफिस के पास में, और M1 का मतलब क्या हो गया? करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, जो चलन में करेंसी होती हैं, लोगों की बैंकों में जो पैसा जमा होता है जिसको वो कभी भी निकाल सकते हैं, इन दोनों के साथ में अगर डाकघरों के पास में जो बचत जमाएं हैं उनको भी हम जोड़ दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? M2 अवधारणा आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य माना जाने लगा क्योंकि? तो राजस्थान जब सबसे बड़ा राज्य बना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उससे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जैसे बारी आती थी, लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में राजस्थान जो है वो फर्स्ट स्थान पे आ गया है। ऑप्शन हमारा इसमें होना चाहिए सेकंड। अगला है, अन्य उद्देश्यों के साथ वित्तीय स्थायित्व एवं आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने का जो लक्ष्य है, ठीक है, वित्तीय स्थायित्व और साथ साथ में अर्थव्यवस्था का जो विकास, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, वो भी होने चाहिए। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है इनमें से किसका होगा? IMF का। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य है ये।
अगला देखिए, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। उत्पादन क्या किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए और उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीसरा ऑप्शन हमारा। अगला है प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, जो विकासशील देश हैं उनमें पूंजी निर्माण की समस्या। ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? रेगनर नरकसे के द्वारा। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपागम का भाग नहीं है? ठीक है, हार्डवेयर। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला देखिए, दी गई टेक्नोलॉजी में यदि उत्पादन के एक साधन में समान वृद्धि की जाती है तथा अन्य संसाधनों की मात्रा स्थिर रखी जाती है तो उत्पादन में वृद्धि प्रारंभ में होगी, फिर घटने लग जाएगा, तो इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे उत्पादन का एक साधन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अन्य संसाधन जो है उनकी मात्रा को क्या रखा जा रहा है? स्थिर रखा जा रहा है। तो स्थिर साधन के साथ में अगर परिवर्तनशील साधन का प्रयोग किया जाता है तो ये कौन सा सिद्धांत है हमारा? कौन सा नियम है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोली नहीं है, कौन सा है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बाजार का लक्षण कौन सा इनमें से नहीं है? तो फर्म का उद्योग में आसान आगमन, कोई भी फर्म उद्योग में आ सकती है, बिल्कुल सही है। सभी फर्में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाती है जिसको हम वस्तु विभेद कहते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिल्कुल सही है। और इसमें जो सेलर्स होते हैं, विक्रेता, वो अधिक संख्या में होते हैं, ये भी सही है। समान उत्पाद नहीं, देखिए यहाँ पे आप दोनों ध्यान लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु विभेद। ठीक है, वस्तुओं में अंतर पाया जाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन समान उत्पाद यहाँ पे नहीं होता है। जो चौथी विशेषता है वो कहाँ पे पाई जाती है? पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन में। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार का लक्षण कौन सा नहीं है? इसमें से तीसरा, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होता है। अगला देखिए, दीर्घ काल में एक प्रतियोगी फर्म के संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि औसत लागत, औसत आगम, सीमांत लागत, सीमांत आगम दीर्घ काल में क्या है? बराबर। तो ये वाली जो कंडीशन है वो कहां पे संतुष्ट होती है? सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, आर्थिक विकास का अर्थ। ठीक है, आर्थिक विकास में हम क्या करते हैं? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में जो गुणात्मक परिवर्तन होते हैं उनको भी शामिल करते हैं। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब लोगों का स्वास्थ्य हो गया, जैसे उनकी खुशी हो गई, इनको भी हम क्या करते हैं? आर्थिक विकास में शामिल करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा? तीसरा, आर्थिक वृद्धि, जिनको हम संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, लेकिन इनके साथ साथ में लोगों के स्वस्थ व प्रसन्न होने के जो परिचायक होते हैं उनको भी आर्थिक विकास में सम्मिलित किया जाएगा। अगला देखिए, व्यापार संतुलन संबंधित है। देखिए यहाँ पे व्यापार संतुलन पूछा, मतलब वस्तुओं का जो आयात निर्यात होता है उसके साथ में संबंधित होता है व्यापार संतुलन। यहाँ पे अगर भुगतान संतुलन पूछा जाता, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं? वस्तुओं को भी लेते हैं, सेवाओं को भी लेते हैं। ठीक है, सब समस्त प्रकार की, और पूंजी का जो लेन देन होता है उसको भी शामिल करते हैं। समस्त प्रकार के आर्थिक लेन देन क्या किस में आ जाएगा? भुगतान संतुलन में। लेकिन व्यापार संतुलन जब पूछा जाए, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये इसका संबंध किससे होता है? वस्तुओं के आयात निर्यात के साथ में होता है। अगला है, ऐसे बाजार जिसमें वैधानिक नियमन से लेन देन पर नियंत्रण हो जिससे गलत तरीकों को रोका जा सके, ऐसे बाजारों की स्थापना विशेष उत्पाद एवं उत्पादन के समूह जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए होती हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से क्या होता है? सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये जो बाजार हैं वो किस श्रेणी में आएगा? विनियमित बाजार कहते हैं, रेगुलेटेड मार्केट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा फोर्थ। अगला देखिए, एक निश्चित शब्द जो किसी चर के मूल्यों को निर्धारित क्रम में समान अंतराल की प्रवृत्ति के साथ उपयोग में लाया जाता है, कौन सा होता है? काल श्रेणी विश्लेषण। ठीक है, ऑप्शन हमारा फर्स्ट।
कि विभिन्न प्रकार के हमारे पास में जो मूल्य दे रखे हैं उसमें वार्षिक वृद्धि कितनी है, मंथली कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मासिक रूप से वृद्धि कितनी है या कमी कितनी है, ये अगर ज्ञात किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, टाइम सीरीज के द्वारा, काल श्रेणी विश्लेषण के द्वारा। अगला देखिए, करना है, ठीक है, जो व्यापार चक्र हैं वो इनमें से किसके साथ में संबंधित हैं, तो व्यापार चक्र का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय में निरंतर उतार चढ़ाव, कभी वृद्धि हो जाती है कभी कमी हो जाती है, निरंतर उतार चढ़ाव होते हैं, ये किसको दर्शाता है, व्यापार चक्रों को दर्शाता है। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो देखिए बी जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा हमको फर्स्ट वाले में। मंदी की जो स्थिति है, जब व्यापार हमारा निम्नतम स्तर पर आ जाता है। रिकवरी, पुनरुद्धार का मतलब क्या होता है, विस्तार भी हम इसको कह सकते हैं। और बूम या तेजी की स्थिति में क्या होता है, अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन हो जाता है। फिर हमारा है द्विक्षेत्रीय विकास मॉडल जाना जाता है, ठीक है। द्विक्षेत्रीय मॉडल जो है वो किसका है, लुइस या लेविस जिसको हम कहते हैं। इन्होंने अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्रों की बात की थी, ठीक है। एक तो कृषि क्षेत्र है जिसको जीवन निर्वाह क्षेत्र कहा जाता है, और दूसरा पूंजीवादी क्षेत्र जिसको उन्होंने क्या कहा था, औद्योगिक क्षेत्र या पूंजीवादी क्षेत्र। और इन्होंने बताया था कि कृषि क्षेत्र में जो अतिरिक्त श्रम पाया जाता है उसका पूंजीवादी क्षेत्र उद्योगों में प्रयोग करके आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। अगला देखिए, खालिस्तान है, यह एक आर्थिक स्थिति है जिसमें साधनों के पुनरावंटन एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे व्यक्ति को बेहतर करने के लिए कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, परेटो अनुकूलतम, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होता है, साधनों का रीएलोकेशन जो होता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि किसी एक व्यक्ति को हानि नहीं हो लेकिन दूसरे व्यक्ति को एक तरह से बेहतर करना संभव होता है। अगला है, बौद्धिक संपदा अधिकतम पहल के तहत रूडा ने शिल्प के लिए भौगोलिक संकेतक पंजीकरण प्राप्त किया है। कौन से शिल्प ने जीआई प्राप्त नहीं किया है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है किसने प्राप्त नहीं किया है, जोधपुरी जूती ने। अगला देखिए, फ्लैगशिप योजनाएं जो कि राजस्थान के स्थानीय विकास विभाग द्वारा प्रारंभ की गई हैं, इनमें से कौन सी हैं, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा गांधी शहरी साख कार्ड स्कीम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान के तत्वों के लिए सही है। पहला पॉइंट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, केंद्र बिंदु, फिर संरचना, सामाजिक प्रणाली और अवलंब प्रणाली। अगला है, वह सूचकांक जिसका आकलन देश के कुल निर्यात, कुल आयात तथा निर्यात की कीमत एवं आयात की कीमत का अनुपात गुणा 100 करके किया जाता है। देश के कुल निर्यात, ठीक है, ये आपका कुल निर्यात हो गया, एक्सपोर्ट, कुल आयात, इंपोर्ट, तथा निर्यात की कीमत एवं आयात की कीमत का अनुपात, ठीक है। तथा निर्यात की कीमत को हमने लिख दिया प्राइस एक्स अपॉन आयात की कीमत प्राइस एम, ठीक है। और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक तरह से किसको दर्शाता है, व्यापार की शर्तों को दर्शाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड इनको हम कह सकते हैं। अगला है, सूचकांक सृजित किया गया था विकास को मापने हेतु लोगों की क्षमताओं का मापदंड, ठीक है। देखो एबिलिटीज अगर अप्रोच आ जाती हैं तो वो किसके साथ में संबंधित हैं, अमर्त्य सेन के साथ में संबंधित है, जो मानव विकास सूचकांक के साथ में संबंधित हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, हिक्स ने प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से पृथक इससे किया है। तो उन्होंने क्या किया था, आय में क्षतिपूर्ति परिवर्तन किया था, वास्तविक आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, मौद्रिक आय में परिवर्तन किए द्वारा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा तीसरा, ठीक है। क्षतिपूर्ण परिवर्तन मौद्रिक आय में, और वास्तविक आय को उन्होंने क्या रखा था, स्थिर, मतलब क्रय शक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो। उसके बाद में उन्होंने प्रतिस्थापन प्रभाव
और आय प्रभाव को कीमत प्रभाव से अलग किया था। डेनियल गोलमैन जो हैं वो किसके साथ में संबंधित हैं? संवेगात्मक बुद्धि के सिद्धांत के साथ में। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों में विनिवेश किस काम आता है? ठीक है, विनिवेश का मतलब सरकारी जो क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को बेचा जाता है निजी हाथों में, जिसको हम कहेंगे प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कहेंगे। ऑप्शन हमारा फर्स्ट। पारंपरिक अर्थों में, ठीक है, मनी इन ट्रेडिशनल सेंस में अगर हम देखें तो मुद्रा को प्राचीन अर्थशास्त्री एक तो विनिमय का माध्यम और एक मूल्य का संचय के रूप में वो प्रयोग करते थे। विनिमय का माध्यम और मूल्य का संरक्षण या हम संचय कह सकते हैं। तीसरा ऑप्शन। अगला है मुद्रा संरक्षक, ठीक है, मौद्रिक कोष मतलब भारत के पास में जो विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होते हैं उसका संरक्षक कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, आरबीआई। फिर अगला देखिए, त्वरक, ठीक है, जो एक्सीलरेशन है वो एक तरह से किसको बताता है, किसका रेशियो है? तो प्रेरित निवेश और उपभोग व्यय में जो परिवर्तन होता है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। अगला देखिए, आर्थिक कल्याण आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि आर्थिक कल्याण में हम क्या करते हैं? प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ में अन्य तत्वों को भी शामिल करते हैं, जैसे कि हेल्थ, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, कार्य की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, इन सभी को आर्थिक कल्याण में शामिल किया जाता है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? तो देखिए, रेपो रेट, खुले बाजार की क्रियाएं, चयनित साख नियंत्रण, सीआरआर, एसएलआर, ठीक है, ये सभी किस में आते हैं? मौद्रिक नीति में आते हैं। जो कर हैं वो राजकोषीय नीति में आता है, फिस्कल पॉलिसी में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा इसमें। नेक्स्ट, बताता है कि संतुलन आय में वृद्धि प्रति इकाई स्वायत्त व्यय में वृद्धि के कारण होती है। ठीक है, स्वायत्त व्यय का मतलब यहाँ पे किससे? निवेश। तो जब निवेश बढ़ता है तो आय भी बढ़ेगी। ये किसको कौन दर्शाता है? गुणक मल्टीप्लायर। ठीक है, गुणक मल्टीप्लायर जो क्या दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है तो निवेश से आय जो है वो कई गुना बढ़ती हैं, तो मल्टीप्लायर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक दीर्घकाल के उत्पादन के विश्लेषण एवं पैमाने के प्रभावों के संबंधों से संबंध रखता है। देखिए, दीर्घकाल की अगर हम बात करें तो दीर्घकाल का जो संबंध होता है वो किसके साथ में होता है? पैमाने के प्रतिफल, ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ इसमें सही होगा। अगला है, औसत आगम अर्जित आगम है। ठीक है, जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक तरह से क्या दर्शाती हैं? किसी वस्तु की एक इकाई का विक्रय करने से कितनी राशि प्राप्त होती है। ठीक है, किसी वस्तु की एक इकाई को बेचने से जो राशि मिलेगी, मतलब बिक्री की प्रति इकाई से मिलने वाला आगम। ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाचिक कक्षा संचार में बाधक है? अस्पष्ट ग्राफिक्स अगर होंगे तो इससे सही संचार नहीं हो पाएगा। इनमें से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण नहीं है? सहयोगात्मक अधिगम का उदाहरण जो है इनमें से कौन सा नहीं है? समस्या आधारित अधिगम जो है। नेक्स्ट, आंकड़ों को विशिष्ट या प्रतिनिधि मूल्य के रूप में सारांशित करने का जो तरीका है उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ठीक है, जो भी आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उन आंकड़ों का सार निकाला जाए, जैसे कि मध्य में कौन सा भाग है, तो मध्य का, बहुलक, समांतर माध्य। ठीक है, ये हमारा तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, उच्च शक्ति मुद्रा या हाई पावर्ड मनी जो है किसके
द्वारा की जाती है। कौन उत्पादित करता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी सिक्के जारी किए जाते हैं जैसे, और केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी नोट छापे जाते हैं। तो केंद्रीय बैंक और भारत सरकार, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। अगला है, हेविगस के अनुसार किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन हमारा तीसरा, खुश और स्वस्थ रहें। अगला देखिए, विभिन्न देशों के मध्य न्यायपूर्ण व्यापार को प्रोत्साहित करना किसका उद्देश्य है? तो व्यापार से संबंधित है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? WTO, ऑप्शन फर्स्ट। निम्न संख्याओं का बहुलक, ठीक है, मोड क्या होता है? जो मूल्य किसी श्रेणी में सबसे ज्यादा बार आता है। तो यहां पर अगर हम देखें, 1 एक जो है एक बार आ रहा है, 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 4 जो है वो 2 बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? बहुलक हमारा कौन सा होगा? 4। तो आंसर हो गया हमारा 4। अगला है, मौद्रिक बाजारों का एकीकरण, ठीक है। वास्तविक बाजार को हम दर्शाते हैं IS वक्र के द्वारा, और मौद्रिक बाजार के संतुलन को हम दर्शाते हैं LM वक्र के द्वारा। तो जो हिक्स हैंसन का द्वारा दिया गया है ISLM विश्लेषण, वो वास्तविक और मौद्रिक बाजारों के संतुलन को एक साथ दर्शाता है, उनका एकीकरण है। जब मुद्रास्फीति का स्तर एक स्वीकार्य स्तर से अधिक हो जाता है तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा? ठीक है, मुद्रास्फीति अगर बढ़ गई है अर्थव्यवस्था में, तो मुद्रास्फीति को घटाने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करेगा? बैंक दर को बढ़ा देगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय सहायता के माध्यम से गरीबी को कम करने का जो उद्देश्य है, तो गरीबी कम करने का जो उद्देश्य है वो किसका है? विश्व बैंक का। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें तीसरा। नेक्स्ट देखिए, जब एक अल्पाधिकारी व्यक्तिगत अपने लाभ अधिकतम करने के लिए एक उत्पादन के स्तर का चयन करता है तो वह कीमत लेता है। तो देखिए, अल्पाधिकारी का उद्देश्य क्या होगा? अपने लाभ को अधिकतम करना और साथ ही साथ अपनी वस्तु को ज्यादा बेचना। तो वस्तु ज्यादा अगर बिकेगी तो उसको कीमत क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी कम रखनी पड़ेगी। तो वो एकाधिकारी बाजार से तो कीमत कम रखेगा, लेकिन जो पूर्ण प्रतियोगिता कीमत होती है जिसमें सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है, तो उससे कीमत वो ज्यादा रखेगा। तो एकाधिकारी बाजार से कम कीमत और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से वो अधिक कीमत रखेगा। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र के विकास हेतु एकीकृत दृष्टिकोण से विश्व बैंक समूह के साथ जुड़कर कार्य कौन कर रहा है? मिगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, केल्डोर मानते हैं, ठीक, केल्डोर क्या मानते हैं? तकनीकी प्रगति फलन जो कि उत्पादकता एवं पूंजी की वृद्धि में आपस में संबंध बताता है, जो कि दोनों ही साधनों के प्रभाव को सम्मिलित करता है। ठीक है, श्रम और पूंजी दोनों के प्रभावों को सम्मिलित किया गया है। अगला है, जब एकाधिकारी उपभोक्ताओं को उप बाजारों में विभक्त करता है तो भिन्न भिन्न कीमत लेता है, इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अलग अलग बाजारों में विभक्त करके उनकी मांग की लोच के अनुसार अगर कीमत वसूली जाती है तो इसको हम क्या कहेंगे? तृतीय डिग्री का वस्तु विभेद। ऑप्शन हमारा तीसरा। अगला है, एक पूर्ण शुद्ध प्रतियोगिता फर्म का आपूर्ति वक्र अल्पकाल में निर्धारित होता है। तो पूर्ति वक्र का जो निर्धारण है वो सीमांत लागत वक्र के साथ संबंधित होता है। ठीक है, सीमांत लागत वक्र का वह भाग जो औसत लागत वक्र से ऊपर होता है। ठीक है, औसत परिवर्तनशील लागत से। देखिए, एबीसी वक्र ये हमारा है, तो इससे ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, ये किसको दर्शाता है? सीमांत लागत वक्र का, ये पूर्ति वक्र को दर्शा रहा है। तो फोर्थ। अगला है, यदि R सहसंबंध गुणांक तथा x y दो चर हैं और x y चरों का समांतर माध्य x बार y बार है तो
तो सहसंबंध गुणांक का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। और जो डी एक्स होता है वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस एक्स बार के, और डी वाई किसके बराबर होगा, वाई माइनस वाई बार के। तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, इनकी टोटल लेते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर से भिन्न होती है निम्न मद से। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो हिंदी में तो सही लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, देखो, विशुद्ध अप्रत्यक्ष कर राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। अच्छा तो सही लिखा हुआ, वैसे भी देखिए देखो राष्ट्रीय आय क्या होती है, एन पी फैक्टर कॉस्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पत्ति बाजार दरों पर एन पी मार्केट प्राइस। तो देखिए दोनों में एन पी इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस जो डिफरेंस है वो किसका है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट साधन लागत, और इधर क्या है मार्केट प्राइस। तो साधन लागत और मार्केट प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो यहाँ पे आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला है, एक बच्चा अपने मित्रों के साथ डिस्को जाना चाहता है परंतु साथ ही माता पिता की डांट से डरता भी है, यह किस प्रकार का संघर्ष है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें सेकंड, ठीक है, उपागम परिहार अंतर्द्वंद। अगला है, गैर बहिष्कृत तथा गैर प्रतिद्वंदी वस्तुएं हैं। ये हो जाएगी आपकी पब्लिक गुड्स। जो सार्वजनिक वस्तुएं होती है वो गैर बहिष्कृत भी होती हैं, गैर प्रतिद्वंदी भी होती है, दोनों विशेषता इसमें पाई जाती हैं। अगला है, आपूर्ति का नियम यह कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत अगर बढ़ती हैं तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत अगर कम हो जाती है तो पूर्ति भी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है, दोनों में साथ साथ परिवर्तन होता है। ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा सेकंड, आपूर्ति की मात्रा कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है और कीमत में कमी के साथ कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, राजकोषीय नीति के 3 घटक हैं, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, सरकारी प्राप्तियां। ठीक है, सरकारी प्राप्तियों का मतलब किससे है, करों से हैं, टैक्सेस से हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड। अगला देखिए, राष्ट्रीय मुद्रा का विनिमय दर का नियमन किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो एक्सचेंज रेट होती है उसको मैनेज करने का जो काम है वो कौन करता है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा इसमें हो जाएगा फर्स्ट। फिर है, आर्थिक प्रणाली जिसमें उत्पादन के संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार है, उसको हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसमें समाज का अधिकार होता है उसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और फिर हमारा जो अंतिम प्रश्न है, नया कल्याण अर्थशास्त्र में क्षमता दृष्टिकोण, एबिलिटी अप्रोच जो है वो किसके साथ में संबंधित है, मैंने आपको ऊपर बताया था पहले। ठीक है, क्षमता दृष्टिकोण जो है वह अमर्त्य सेन के साथ में संबंधित है। ऑप्शन हमारा तीसरा। तो ये जो हमारा पेपर है इसमें 150 क्वेश्चंस थे, उनको हमने देखा है। ये सारा पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट का अगर आपको लिंक चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।